नमस्ते दोस्तों। क्या आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग, मोबाइल का बीमा तो हमेशा करवाते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि आपके दिमाग की सर्विसिंग कौन करेगा? आज का ये सेशन बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस टॉपिक की जिसे सब इग्नोर करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हेल्थ और मेंटल हेल्थ में क्या फर्क है, कैसे पहचानें कि किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, टीनेज यानी एडोलेसेंस में कौन कौन सी कॉमन समस्याएं होती हैं, और सबसे जरूरी WHO की 10 लाइफ स्किल्स क्या हैं। मैं आपको ये सब इतना आसान बना के समझाऊंगा कि आप ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने दोस्तों को भी गाइड कर पाएंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इस मजेदार और काम की जर्नी के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझो हेल्थ और मेंटल हेल्थ क्या होती है। देखो बच्चों, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ की संस्था है, ने बड़ी स्मार्ट बात कही है। उन्होंने कहा कि हेल्थ सिर्फ बीमारी ना होना नहीं है। अरे हैरान हो गए ना? सोचो, अगर एक आदमी को कोई बीमारी नहीं है, बुखार नहीं, खांसी नहीं, लेकिन वो पूरा दिन उदास बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता, खाना भी ठीक से नहीं खाता, तो क्या वो हेल्दी है? बिल्कुल नहीं ना। इसीलिए WHO ने कहा कि हेल्थ का मतलब है पूरी तरह से ठीक होना, शारीरिक रूप से भी यानी बॉडी से, मानसिक रूप से भी यानी माइंड से, और सामाजिक रूप से भी यानी सोसाइटी में रहने के तरीके से। अब तुम पूछोगे, प्रोफेसर ये मेंटल हेल्थ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है। अरे नहीं भाई, बिल्कुल सीधी बात है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम्हारे घर में एक स्मार्टफोन है, उसका स्क्रीन ठीक है, बैटरी ठीक है, कैमरा ठीक है, ये सब फिजिकल हेल्थ हुई। लेकिन अगर उसका सॉफ्टवेयर हैंग कर रहा है, एप्स क्रैश हो रही हैं, तो क्या फोन ठीक से काम करेगा? नहीं ना। मेंटल हेल्थ भी ऐसे ही है। ये हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर है। ये कंट्रोल करती है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। WHO के अनुसार मेंटल हेल्थ का एग्जैक्ट मतलब क्या है? WHO बोलती है कि मेंटल हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान अपनी एबिलिटीज को पहचानता है, यानी जानता है कि मैं क्या कर सकता हूं, जिंदगी की नॉर्मल प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकता है, थोड़ी बहुत टेंशन आए तो घबराता नहीं, अच्छे से काम कर सकता है, पढ़ाई हो या जॉब ठीक से करता है, अपनी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, दूसरों की मदद भी करता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, क्या तुमने कभी नोटिस किया कि एग्जाम के टाइम पर तुम्हारा मूड कैसा होता है, या जब कोई फ्रेंड से झगड़ा हो जाए तो कैसा लगता है? सोचो और बताओ मुझे। कैसे पता लगाएं कि मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम है? अच्छा, तो अब बड़ा सवाल, हम कैसे जानें कि किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है? देखो, ये बड़ा ट्रिकी है, क्योंकि दिमाग के अंदर तो हम झांक नहीं सकते ना, लेकिन कुछ साइंस होते हैं, कुछ इशारे होते हैं जो बताते हैं। मैं तुम्हें एक डिटेक्टिव की तरह सोचना सिखाता हूं। पहचान के तरीके, मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। पहला तरीका, बिहेवियर में बदलाव देखो। जैसे मान लो कोई लड़का पहले बहुत एक्टिव था, हर गेम में पार्टिसिपेट करता था, अचानक से वो सब छोड़ के अकेले बैठने लगा। या कोई लड़की पहले सबसे हंसती बोलती थी, अब चुप रहने लगी। ये साइंस हैं कि कुछ गड़बड़ है। दूसरा तरीका, खाने और सोने के पैटर्न में चेंज। किसी को बहुत ज्यादा भूख लगने लगी या बिल्कुल भूख ही नहीं लग रही, रात को नींद नहीं आती या फिर दिन भर सोता रहता है। ये सब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की निशानियां हो सकती हैं। तीसरा तरीका, इमोशंस का अजीब होना। कभी बहुत खुश, कभी बहुत गुस्सा, कभी रो रहा है, मूड स्विंग्स बहुत तेज होने लगे तो समझो कि प्रॉब्लम है। या फिर कोई बिल्कुल इमोशनलेस हो गया है, कुछ भी फील नहीं कर रहा, यह भी खतरे की घंटी है। चौथा तरीका, परफॉर्मेंस में गिरावट। जो स्टूडेंट पहले क्लास में अच्छा था, अचानक से फेल होने लगा, ध्यान नहीं लग रहा, कंसंट्रेशन नहीं है, भूलने लगा ये चीजें। ये सब मेंटल हेल्थ इश्यूज के सिम्टम्स हो सकते हैं। पांचवा तरीका, फिजिकल कंप्लेंट्स बिना कारण के। अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई बार मेंटल प्रॉब्लम फिजिकल बन के दिखती है, जैसे हमेशा सिर दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, थकान महसूस होती है, लेकिन डॉक्टर चेक करे तो कोई फिजिकल बीमारी नहीं मिलती। तो समझो कि यह माइंड की प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें एक रियल स्टोरी बताता हूं। मेरे कॉलेज में एक लड़का था, राहुल। पहले फुटबॉल का बड़ा शौकीन था, हर मैच में खेलता था। फिर अचानक से उसने खेलना बंद कर दिया।
क्लास में भी नहीं आता था, मार्क्स भी गिरने लगे। हम सबको लगा कि वो आलसी हो गया है, लेकिन असली बात ये थी कि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थीं। पेरेंट्स का डाइवोर्स हो रहा था। वो इतना डिस्टर्ब था कि उसे डिप्रेशन हो गया था। उसे खुद भी नहीं पता था कि ये कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। जब काउंसलर से मिला, थोड़ी थेरेपी ली, तो धीरे धीरे ठीक होने लगा। आज वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो समझे ना, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होना कोई शर्म की बात नहीं है, बस उन्हें पहचानना और हेल्प लेना जरूरी है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अडोलेसेंस क्या होती है? हाँ, वही टीनेज, लगभग 13 से 19 साल की उम्र। अब ये उम्र होती तो बड़ी मस्त है, लेकिन साथ ही बड़ी कंफ्यूजिंग भी है। सोचो ना, बॉडी में बदलाव हो रहे हैं, हार्मोन्स का तूफान आया हुआ है, स्कूल से कॉलेज जाना है, करियर के बारे में सोचना है, फ्रेंड्स का प्रेशर है, फैमिली के एक्सपेक्टेशंस हैं। अरे भाई, ये तो किसी भी इंसान को मेंटल टेंशन दे सकता है। चलो, मैं तुम्हें टीनेजर्स में सबसे कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बताता हूं। 1 नंबर, डिप्रेशन यानी अवसाद या बहुत गहरी उदासी। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है एडोलेसेंट्स में। डिप्रेशन मतलब सिर्फ उदास होना नहीं है भाई। हम सब कभी कभी सैड तो होते ही हैं। एग्जाम में कम मार्क्स आ गए, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, फोन टूट गया। लेकिन डिप्रेशन इससे अलग है। डिप्रेशन में क्या होता है, व्यक्ति को लगता है कि जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है और कभी नहीं होगा। हर चीज मीनिंगलेस लगती है। उठने का, नहाने का, खाने का किसी का मन नहीं करता। हर वक्त एक भारी बोझ सा लगता है सीने पर। साइंस क्या होते हैं डिप्रेशन के? किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता। जो गेम्स पहले अच्छे लगते थे वो भी अब बोर करते हैं। एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती। हर वक्त थका थका महसूस होता है। खुद के बारे में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मैं किसी काम का नहीं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं बर्डन हूं सबके लिए। कभी कभी तो सुसाइड के थॉट्स भी आ सकते हैं, जो बहुत ही डेंजरस है। 2 नंबर, एंजाइटी डिसऑर्डर्स यानी बेचैनी या घबराहट की बीमारियां। अब ये भी बड़ी कॉमन है। थोड़ी एंजाइटी तो नॉर्मल है। एग्जाम से पहले नर्वस हो जाना, स्टेज पर जाने से पहले घबरा जाना, ये सब ठीक है। लेकिन जब ये एंजाइटी इतनी ज्यादा हो जाए कि नॉर्मल जिंदगी में प्रॉब्लम होने लगे, तो ये डिसऑर्डर बन जाती है। मैं तुम्हें कुछ टाइप्स बताता हूं। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में व्यक्ति हर छोटी छोटी चीज के बारे में बहुत ज्यादा वरी करता है। मम्मी लेट आई तो लगता है एक्सीडेंट हो गया होगा, थोड़ा हेडेक हुआ तो लगता है ब्रेन ट्यूमर है। ओवर थिंकिंग का जबरदस्त अटैक रहता है। सोशल एंजाइटी में लोगों से मिलने में डर लगता है। क्लास में आंसर देना हो तो पसीना आने लगता है। दिल जोर जोर से धड़कता है। लगता है सब जज कर रहे हैं मुझे। पैनिक अटैक्स भी आते हैं कुछ लोगों को। अचानक से इतनी घबराहट हो जाती है कि लगता है हार्ट अटैक हो रहा है, सांस नहीं आ रही, अभी मर जाऊंगा। ये बहुत ही स्केरी होता है। 3 नंबर, ईटिंग डिसऑर्डर्स यानी खाने पीने की गड़बड़ियां। ये भी टीनेजर्स में खूब देखने को मिलती हैं, स्पेशली लड़कियों में। हमारे सोसाइटी में बॉडी को लेकर बहुत प्रेशर है ना। पतली होना है, फेयर होना है, परफेक्ट फिगर चाहिए। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज को देख के लगता है कि मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए। एनोरेक्सिया नर्वोसा में लोग खाना बहुत कम कर देते हैं या बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत मोटे हैं, जबकि रियलिटी में वो पतले ही होते हैं। बुलिमिया में ज्यादा खा लेते हैं और फिर गिल्टी फील करके उल्टी कर देते हैं या एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं। ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि इससे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 4 नंबर, सब्सटेंस अब्यूज यानी नशे की लत। एडोलेसेंस में कई बच्चे सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स ट्राई करने लगते हैं। कुछ क्यूरियोसिटी से, कुछ फ्रेंड्स के प्रेशर में, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को भूलने के लिए। शुरू में लगता है कि बस एक बार ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर ये एडिक्शन बन जाती है। और सबसे बुरी बात, ये सारी चीजें ब्रेन के डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। टीन एज में ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है, तो सब्सटेंस अब्यूज बहुत ज्यादा हार्म करती है। 5 नंबर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD। इसमें बच्चों को ध्यान लगाने में प्रॉब्लम होती है। वो बहुत रेस्टलेस होते हैं, एक जगह बैठ नहीं सकते, हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। इंपल्सिव भी होते हैं, मतलब बिना सोचे समझे काम कर देते हैं। स्कूल में इन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टीचर्स सोचते हैं कि ये नॉटी हैं या पर्पसली ट्रबल कर रहे हैं, लेकिन असलियत में ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। 6 नंबर, सेल्फ हार्म और सुइसाइडल थॉट्स। ये सबसे सीरियस प्रॉब्लम है। कुछ टीनेजर्स अपने आप को हार्म करते हैं, कटिंग करते हैं ब्लेड से, जलाते हैं खुद को।
ऐसा नहीं है कि वो सुइसाइड करना चाहते हैं नेसेसरीली, बल्कि उन्हें इमोशनल पेन इतना ज्यादा होता है कि फिजिकल पेन देकर वो उसे कम करने की कोशिश करते हैं। और कुछ में सुइसाइडल थॉट्स आते हैं, जिंदगी खत्म कर देने के ख्याल। एग्जाम में फेल हो गए, रिलेशनशिप टूट गया, पेरेंट्स से डांट पड़ी और लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे तुमसे एक बात कहनी है, सुइसाइड कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं है। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल होता है, बस जरूरत होती है सही समय पर सही हेल्प लेने की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो बच्चों, मैं तुम्हें इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया तो तुम घबरा मत जाना। ये सब जानकारी इसलिए दी कि तुम अवेयर रहो। अगर तुम्हें या तुम्हारे किसी दोस्त को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज किसी से बात करो, पेरेंट्स से, टीचर से, काउंसलर से, डॉक्टर से, किसी से भी। चुप मत रहो। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में कोई शर्म नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे फीवर होना या बोन टूटना। ट्रीटमेंट है, हेल्प अवेलेबल है और लोग ठीक हो जाते हैं। अच्छा, एक काम करो, मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे कोई दोस्त को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम क्या करोगे? सोचो जरा। मैं तुम्हें कुछ टिप्स देता हूं मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। ये प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट नहीं। मतलब अगर सीरियस प्रॉब्लम है तो प्रोफेशनल हेल्प ही लेनी पड़ेगी, लेकिन जनरली मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए ये चीजें हेल्पफुल हैं। अच्छी नींद लो। रात को कम से कम 7 से 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है। फोन को दूर में चार्ज लगाओ, बेड में लेकर मत जाओ। एक्सरसाइज करो, बस थोड़ा सा वॉक करना भी काफी है। एक्सरसाइज से ब्रेन में हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं। अच्छा खाओ, जंक फूड कम करो, प्रॉपर खाना खाओ। ब्रेन को भी फ्यूल चाहिए ना काम करने के लिए। फ्रेंड्स और फैमिली से बात करो, अपनी फीलिंग्स शेयर करो। बॉटल अप मत करो इमोशंस को। हॉबीज रखो, कुछ ऐसा करो जो तुम्हें पसंद हो, म्यूजिक, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, कुछ भी। सोशल मीडिया का टाइम लिमिट रखो। हर वक्त दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखते रहोगे तो अपनी जिंदगी बुरी लगेगी। रिमेंबर करो कि सोशल मीडिया पर सब अपनी बेस्ट फोटोज ही डालते हैं। चलिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त था, राजू। हमेशा कहता था, यार सब ठीक है, बस थोड़ा स्ट्रेस है। फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, अच्छा मैं असल में ठीक कैसे रह सकता हूं? सिर्फ बीमार ना होना ही काफी है क्या? और बस वहीं से उसकी समझ बदल गई। साइकोलॉजिकल वेलबींग क्या होती है? देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है कि कोई मानसिक बीमारी नहीं है, लेकिन ये तो बस आधी बात हुई। असल में मनोवैज्ञानिक कल्याण का मतलब है खुश रहना, मकसद के साथ जीना, अच्छे रिश्ते बनाना और जिंदगी में बढ़ते रहना। सोचिए, अगर आपकी गाड़ी सिर्फ चल रही है तो क्या वो अच्छी है? नहीं ना। उसे स्मूथ चलनी चाहिए, माइलेज अच्छा होना चाहिए, आरामदायक होनी चाहिए। वैसे ही हमारा दिमाग भी। तो असल में वेलबींग में क्या क्या आता है? पहली बात, पॉजिटिव फीलिंग्स, यानी खुशी, संतुष्टि, प्यार जैसी अच्छी भावनाएं। जब आप सुबह उठें और सोचें, वाह आज का दिन अच्छा होगा, ये वेलबींग की निशानी है। दूसरी बात, मतलब भरी जिंदगी। बस जीना नहीं, एक मकसद के साथ जीना। जैसे बिना डेस्टिनेशन के सफर बोरिंग है, वैसे ही बिना मकसद की जिंदगी भी। तीसरी बात, अच्छे रिश्ते। इंसान सोशल एनिमल है ना, हमें लोगों की जरूरत होती है। जो लोग गहरे सच्चे रिश्ते बनाते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं। चौथी बात, ग्रोथ माइंडसेट। मतलब हमेशा सीखते रहना, बढ़ते रहना। जैसे पेड़ अगर बढ़ना बंद कर दे तो सूखने लगता है, वैसे ही हम भी। पांचवी बात, ऑटोनॉमी, यानी अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना। कठपुतली बनकर कोई खुश नहीं रह सकता। छठी बात, सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को मानना। परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ो, बेहतर बनने की कोशिश करो। अब एक सवाल आपसे, आपको लगता है कि इन 6 चीजों में से कौन सी चीज आपकी जिंदगी में सबसे कम है? जरा सोचिए। माइंडफुलनेस, दिमाग को यहीं अभी रखना। अच्छा, अब बात करते हैं माइंडफुलनेस की। ये शब्द तो आजकल बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन है क्या ये चीज? मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है? कल की मीटिंग, परसों का बिल, अगले हफ्ते की पार्टी। खाना मुंह में है, लेकिन जायका कहाँ गया? माइंडफुलनेस का मतलब है जो काम कर रहे हो उसमें पूरी तरह मौजूद रहो। कैसे करें माइंडफुलनेस? सबसे आसान तरीका है सांस पर ध्यान देना। अभी करके देखिए। एक गहरी सांस लीजिए, नाक से हवा अंदर जा रही है, छाती फूल रही है। अब धीरे धीरे छोड़िए, पेट की मूवमेंट महसूस कीजिए। बस ये है माइंडफुलनेस। एक और तरीका है बॉडी स्कैन। अपने पैर के अंगूठे से लेकर सिर के बाल तक पूरे शरीर पर ध्यान घुमाइए। कहाँ टेंशन है, कौन सा हिस्सा रिलैक्स है, बस नोटिस कीजिए, कोई जजमेंट नहीं। माइंडफुल वॉकिंग भी कमाल की चीज है।
चलते वक्त मोबाइल नहीं, फोन नहीं, बस कदमों की आवाज, हवा का एहसास, चारों तरफ की चीजें, ऐसे चलिए जैसे पहली बार चल रहे हों। माइंडफुलनेस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये एविडेंस बेस्ड है, मतलब साइंस ने प्रूव कर दिया है कि ये काम करता है। रिसर्च बताती है कि नियमित माइंडफुलनेस से स्ट्रेस कम होता है, फोकस बढ़ता है और खुशी मिलती है। मेडिटेशन, दिमाग की जिम। अब बात करें मेडिटेशन की। लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है बाबा बन जाओ, पहाड़ पर बैठ जाओ। अरे नहीं भाई, मेडिटेशन तो दिमाग की एक्सरसाइज है। जैसे बॉडी के लिए जिम जाते हो, वैसे ही दिमाग के लिए मेडिटेशन। मेडिटेशन के टाइप। ब्रीद मेडिटेशन, सबसे सिंपल, बस सांस पर फोकस करो। मन भागे तो वापस लाओ सांस पर, बार बार भागेगा, बार बार लाओ। ये प्रैक्टिस है, परफेक्शन नहीं। मंत्र मेडिटेशन, कोई शब्द या आवाज दोहराते रहो, ओम हो या शांति या कोई भी शब्द। ये दिमाग को एक जगह बांधे रखता है। विजुअलाइजेशन, आंख बंद करके कल्पना कीजिए कोई शांत जगह की, समुद्र का किनारा, पहाड़ की चोटी, बचपन का गांव, जो भी आपको सुकून दे। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, ये बहुत प्यारा है। अपने लिए, फिर अपने प्यारों के लिए, फिर सब के लिए अच्छी भावनाएं भेजो। मैं खुश रहूं, मेरे सब लोग खुश रहें। साइंस कहती है कि ये दूसरों के साथ साथ खुद के लिए भी बहुत फायदेमंद है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, तनाव भगाओ, आराम पाओ। अब कुछ और जबरदस्त टेक्निक्स देखते हैं। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ये बहुत काम की चीज है। एक एक करके शरीर के हर हिस्से को टाइट करो, फिर ढीला छोड़ दो। मुट्ठी बांधो और छोड़ो, कंधे ऊपर उठाओ और छोड़ो, जबड़ा कस लो और छोड़ो। पूरे शरीर की टेंशन निकल जाती है। डीप ब्रीथिंग, 4 काउंट में सांस लो, 7 काउंट रोको, 8 काउंट में छोड़ो। ये 4-7-8 तरीका बहुत पावरफुल है, नर्वस सिस्टम को शांत कर देता है। योगा और स्ट्रेचिंग, शरीर और दिमाग जुड़े हुए हैं। जब शरीर रिलैक्स होता है, दिमाग भी शांत होता है। नेचर थेरेपी, घर से बाहर निकलो, पेड़ पौधों के बीच जाओ। रिसर्च बताती है कि सिर्फ 20 मिनट प्रकृति में बिताने से स्ट्रेस लेवल काफी कम हो जाता है। म्यूजिक और आर्ट, अपनी पसंद का म्यूजिक सुनो, कुछ बनाओ, कलर करो। क्रिएटिविटी दिमाग को रिलैक्स करती है। WHO की 10 कोर लाइफ स्किल्स, जिंदगी जीने का हुनर। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 10 ऐसी स्किल्स बताई हैं जो हर इंसान को आनी चाहिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी के हुनर हैं। पहली स्किल, सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को पहचानना, अपनी फीलिंग्स को समझना, अपनी ताकत और कमजोरी जानना। जैसे कोई अपनी गाड़ी के फीचर्स जानता है, वैसे ही खुद को जानना। मुझे कब गुस्सा आता है, कौन सी बात मुझे खुशी देती है, मेरी वैल्यूज क्या हैं। दूसरी स्किल, एम्पैथी, यानी दूसरों की फीलिंग्स समझना, किसी की जगह खुद को रखकर सोचना। जैसे फिल्म में हीरो की जगह खुद को देखते हो, वैसे ही दूसरों के जूतों में अपने पांव डालो। अगर मैं इसकी जगह होता तो कैसा महसूस करता, ये सोचो। तीसरी स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी सोच समझकर सोचना। हर बात को यूं ही न मान लो, सवाल पूछो। व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड मैसेज आए तो ब्लाइंडली शेयर मत करो। सोचो, ये सच है? इसका सोर्स क्या है? मुझे क्यों बताया जा रहा है? चौथी स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग, यानी नए तरीके से सोचना। बॉक्स के बाहर सोचो, एक ही प्रॉब्लम के 10 सॉल्यूशन ढूंढो। जैसे जुगाड़ लगाना, ये तो हमारी नेशनल टैलेंट है, वही क्रिएटिव थिंकिंग है। पांचवी स्किल, डिसीजन मेकिंग, यानी फैसले लेना। जिंदगी फैसलों से भरी है, क्या खाऊं, क्या पहनूं से लेकर कौन सी जॉब करूं तक। अच्छे फैसले कैसे लें? इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, ऑप्शंस देखो, फिर दिल और दिमाग दोनों से सोचकर फैसला लो। छठी स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या सुलझाना। प्रॉब्लम से भागो मत, फेस करो। पहले प्रॉब्लम को समझो, असल प्रॉब्लम क्या है, फिर सॉल्यूशन ढूंढो। एक नहीं चला तो दूसरा ट्राई करो। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने में 1000 बार फेल हुए थे। उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ,
मैंने 1000 तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। 7वीं स्किल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी अच्छे से बात करना। बात करना तो सब जानते हैं, लेकिन अच्छी बात करना? अपनी बात साफ साफ कहो, लेकिन दूसरे को चोट मत पहुंचाओ। और सुनना भी सीखो, असली सुनना, ना कि सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करना। 8वीं स्किल, इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी रिश्ते बनाना। लोगों से जुड़ना, रिश्ते बनाए रखना, टीम में काम करना। कोई भी अकेले कुछ नहीं कर सकता। जैसे एक ईंट से घर नहीं बनता, वैसे ही अकेले आदमी से दुनिया नहीं चलती। 9वीं स्किल, कोपिंग विद इमोशंस, यानी भावनाओं को संभालना। गुस्सा आए तो फट मत पड़ो, उदास हो तो डूब मत जाओ। इमोशंस को पहचानो, एक्सेप्ट करो और सही तरीके से एक्सप्रेस करो। रोना है तो रो लो, लेकिन फिर उठ जाओ और आगे बढ़ो। 10वीं स्किल, कोपिंग विद स्ट्रेस, यानी तनाव से निपटना। स्ट्रेस तो आएगा ही, एग्जाम, जॉब, रिश्ते, पैसे, लेकिन उससे निपटना आना चाहिए। एक्सरसाइज, दोस्तों से बात, हॉबी, ब्रेक लेना, ये सब स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके हैं। एक और सवाल आपके लिए, इन 10 स्किल्स में से कौन सी आपको लगती है कि आप में अच्छी है और कौन सी पर काम करना चाहिए? सब कनेक्ट कैसे है? देखिए, ये सब चीजें अलग अलग नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हैं। जैसे पहिए में तीलियां सब मिलकर चलती हैं। जब आप माइंडफुल होते हो तो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। सेल्फ अवेयरनेस से आप अपनी इमोशंस को बेहतर संभाल पाते हो। इमोशन संभलें तो स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस कम हो तो बेहतर फैसले ले पाते हो। बेहतर फैसलों से जिंदगी बेहतर होती है, और बेहतर जिंदगी मतलब साइकोलॉजिकल वेलबीइंग। एक मजेदार बात बताऊं, ब्रेन रिसर्च से पता चला है कि मेडिटेशन से दिमाग की स्ट्रक्चर ही बदल जाती है। जो हिस्सा अटेंशन और इमोशन रेगुलेशन के लिए है वो बड़ा हो जाता है, मतलब दिमाग भी मसल की तरह बढ़ता है। प्रैक्टिकल टिप्स रोज कैसे लागू करें? चलिए अब बात करते हैं कि ये सब चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं। सुबह की शुरुआत, उठते ही फोन मत उठाओ, 5 मिनट बस बैठो, सांस लो, दिन के लिए एक इंटेंशन सेट करो। आज मैं शांत रहूंगा, या आज मैं दूसरों की मदद करूंगा। खाने के वक्त फोन को साइड में रखो, खाने को देखो, सूंघो, चबाओ, जायका महसूस करो। ये माइंडफुल ईटिंग है। काम के बीच में हर घंटे 2 मिनट का ब्रेक, खड़े हो जाओ, स्ट्रेच करो, खिड़की से बाहर देखो। ये छोटे ब्रेक्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। शाम को दिन का रिव्यू करो, क्या अच्छा रहा, क्या सीखा, किसकी मदद की, किसने मेरी मदद की। ग्रैटिट्यूड जर्नल रखो, रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए शुक्रगुजार हो। रात को सोने से पहले मोबाइल को सोने से आधा घंटा पहले बंद करो। कुछ पढ़ो, म्यूजिक सुनो, या सिर्फ आराम करो। नींद के लिए रूटीन जरूरी है। हफ्ते में कम से कम एक बार प्रकृति में जाओ, पार्क हो, बगीचा हो, या सिर्फ छत पर बैठकर आसमान देखो। दोस्तों परिवार से वक्त बिताओ, बिना मोबाइल के। सबसे जरूरी बात, याद रखिए, ये सब करने में टाइम लगता है। पहले दिन से परफेक्ट नहीं होगा। माइंडफुलनेस करोगे तो मन भटकेगा, मेडिटेशन में नींद आएगी, स्किल्स सीखने में गलतियां होंगी। ये नॉर्मल है। कोई भी नया काम सीखने में टाइम लगता है। बाइक चलाना सीखते वक्त कितनी बार गिरे थे, लेकिन हार नहीं मानी ना। वैसे ही ये भी प्रैक्टिस है। एक और बात, हर किसी का अपना रास्ता है। जो मुझे काम करता है वो आपके लिए नहीं भी कर सकता। एक्सपेरिमेंट करो, देखो क्या आपके लिए बेहतर है। और सबसे जरूरी, हेल्प मांगने में शर्म नहीं। अगर लगे कि खुद से नहीं हो पा रहा तो प्रोफेशनल से बात करो। साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, थेरेपिस्ट, ये लोग मदद के लिए ही हैं। बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए भी हेल्प लेना बिल्कुल नॉर्मल है। तो दोस्तों, आज हमने मानसिक स्वास्थ्य की पूरी ABCD समझ ली। हमने समझा कि कैसे माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट करती हैं, और क्यों WHO की 10 कोर लाइफ स्किल्स हमें जिंदगी के हर तूफान से लड़ने में मदद करती हैं। सबसे जरूरी बात याद रखना, ये सब एक रात में नहीं होगा। ये एक प्रैक्टिस है, एक सफर है।
गलतियां होंगी, मन भटकेगा, पर हार नहीं माननी है। और एक आखिरी रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि आप या आपका कोई दोस्त सच में मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो प्लीज हेल्प मांगो। चुप रहना कोई समाधान नहीं है। किसी टीचर, पेरेंट्स या प्रोफेशनल काउंसलर से बात करने में कोई शर्म नहीं है। आपका मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना आपका शारीरिक स्वास्थ्य। इसे इग्नोर मत कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो भी पूछिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने दिमाग का ख्याल रखिए। धन्यवाद।